हम लेज़र की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने लेज़र की 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनलिटी और इंटेंसिटी ऑफ लेज़र। आज के लेक्चर में हम लेज़र की 4th प्रॉपर्टी जो कि क्या है, कोहेरेंस, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज कोहेरेंस? देखिए, कोहेरेंस जो वर्ड है, अगर आप बात करें कि दो वेव कब एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होती है, तो हम उसका क्राइटेरिया कैसे बताते हैं कि जब उनकी एनर्जी सेम होती है, या फिर कहीं वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी सेम होती है, जब वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं, उनमें एक डेफिनेट फेज रिलेशन होता है, उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहे, सेम डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन हो, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कोहेरेंट हैं। एक्चुअल में अगर सिंगल वेव को आपको नहीं कहना है कि कब वो सिंगल वेव जो है परफेक्ट कोहेरेंट आप कहेंगे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि अगर आपको वो इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम के लिए एक प्योर साइनोसॉइडल वेव दिखती है, तो आप कहते हैं कि वो आपकी कैसी है, कोहेरेंट वेव है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, अ वेव विच अपीयर टू बी अ प्योर साइन वेव फॉर एन इनफाइनाइट long period of time or in the infinitely extended space is said to be perfectly coherent। अब यहाँ पे कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट कोहेरेंट हो, इवन लेज़र भी नहीं है, तो कुछ टाइम पीरियड होगा या कुछ स्पेस ऐसा होगा जिसमें कि वो कोहेरेंट रहेगी। वही उसी बेसिस पे हमने जो कोहेरेंस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कोहेरेंस बेसिकली क्या मेज़र करता है? ये मेज़र करता है कि फेज में कितना कोरिलेशन है, मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन। तो इस बेसिस पे हम कोहेरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परल कोहेरेंस एंड सेकंड वन इज स्पेशल कोहेरेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड होगा, ये कहीं ना कहीं आपका स्पेस से रिलेटेड होगा। अब जब आप टेम्परल कोहेरेंस देखते हैं तो वो किसको मेज़र करता है? वो बताता है कि आपकी लाइट जो है, आपका लाइट सोर्स कितना मोनोक्रोमेटिक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड विद द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। और स्पेशल कोहेरेंस हमें बताएगा कि जिस सोर्स से लाइट आ रही है, उस सोर्स का साइज क्या है, उससे रिलेटेड होता है। तो आगे हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो कैसे आप मोनोक्रोमेटिसिटी या फिर साइज ऑफ सोर्स को इसकी हेल्प से बता सकते हैं। सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए, मान लो कि ये आपका कोई सोर्स है जिससे लाइट जो है चारों डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट देखें और उस पर दो पॉइंट को कंसिडर कर ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लैंग्वेज में भी लिखी है, मैं उसको भी पढ़ के बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये दो पॉइंट हैं, इस तरीके से वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों पॉइंट जो है ये आपने कैसे कंसिडर किए? जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन के पैरेलल प्लेन में आपने इनको कंसिडर किया है। अब मान के चलें कि किसी टाइम t के ऊपर इन दोनों में जो फेज डिफरेंस था, मान लो कि 5 फेज डिफरेंस था, आपने मेजर किया a और b पॉइंट में 5 फेज डिफरेंस है। आपने फिर उसको t डैश टाइम के साथ पास मेजर किया, यानी कि कुछ टाइम बाद फिर से मेजर किया, और वो टाइम, उस टाइम के बाद भी फेज जो है डिफरेंस सेम रह रहा है। तो आप कहेंगे कि a और b पॉइंट जो है कैसे हैं? दीज आर टेम्परली कोहेरेंट। ऐसे कहेंगे कि ए और बी पॉइंट क्या है? टेम्परली कोहेरेंट है। क्या कह रहे हैं हमने कहा कि मान लो ए पॉइंट, ऐसे करके देख लें, ए और बी पॉइंट है एट टाइम टी आप मेजर कर रहे हैं। मान लो कि ए का फेज जो है 5-1 है, बी का फेज जो है 5-2 है। तो ए और बी में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस एट टाइम टी कितना होगा? 5-1 माइनस 5-2, ठीक है। फिर आपने इसको मेज़र किया एट टाइम टी डैश, और आपने पाया कि ए के पास फेज जो है वो 5-1 डैश है और बी के पास है 5-2 डैश। फेज डिफरेंस जो होगा एट टाइम टी डैश, ये कितना आ जाएगा? 5-1 प्राइम माइनस 5-2, इस तरीके से आ जाएगा। और आपको क्या मिल रहा है कि 5-1 माइनस 5-2 इक्वल रह रहा है 5-1 डैश माइनस 5-2 डैश के। इवन देन कब? जब टी नॉट इक्वल टू टी प्राइम। अगर ऐसा, यानी कि आपने अलग अलग टाइम पे उन दोनों का फेज डिफरेंस देखा, और अलग अलग टाइम पे देखने पे भी आपको क्या मिल रहा है? दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे हैं? टेम्परली कोहेरेंट है। इसको लैंग्वेज की टर्म में अगर पढ़ें तो हमने क्या कहा? लेजर बीम इज सेड टू बी एग्जिबिट टेम्परल कोहेरेंस इफ द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव
क्रॉसिंग द 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यही किया है हमने, 2 पॉइंट कौन से कंसिडर किए हैं, विच आर लाइंग ऑन द पैरेलल प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ बीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, यानी आपने एक बार मेजर किया टी टाइम पे, जो फेज डिफरेंस टी टाइम पे था वही फेज डिफरेंस आपका टी डैश टाइम पे है, जो कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उस लेज़र बीम को हम कहेंगे कि वो कैसा कोहेरेंस शो कर रहा है, टेम्परल कोहेरेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, इसको ए और सी पॉइंट को कंसिडर किया। अब ए और सी पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये कैसे है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ, ये सोर्स हो गया आपका, इस डायरेक्शन में आपने ए पॉइंट को लिया है और यहाँ पे आपने सी पॉइंट को लिया है, तो ये किस डायरेक्शन कैसे हैं, दीज आर इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में आपने 2 पॉइंट को कंसिडर किया है। सिमिलर मैनर में टी टाइम पे इसका फेज φ1 है और इसका फेज है φ2, दीज आर एट टाइम टी। और फिर आपने टी डैश टाइम पे इसको मेजर किया, इसका फेज है φ1 डैश और इसका फेज है φ2 डैश। आपने पाया कि जो φ1 माइनस φ2 है वो इक्वल टू φ1 डैश माइनस φ2 डैश है। अगर ऐसा मिलता है, यानी कि आपने डिफरेंट टाइम पे फेज को चेक किया और उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, जबकि आपका टाइम सेम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ए और सी पॉइंट कैसे हैं, स्पेशली कोहेरेंट है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ए बीम ऑफ लेजर said to exhibit spatial coherence if the phase difference of the wave crossing the 2 points lying on the plane perpendicular to the direction of propagation। तो ऐसा ही किया है हमने, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 पॉइंट को कंसिडर किया है, और ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इन फेज जो दोनों पॉइंट्स का है वो सेम है, वो इंडिपेंडेंट टू टाइम है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो कैसा कोहेरेंट एग्जिबिट करे, स्पेशल कोहेरेंस बता रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि टेम्परल कोहेरेंस जो है मोनोक्रोमेटिसिटी को बताता है स्पेक्ट्रल लाइन की, और स्पेशल कोहेरेंस साइज को बताता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे हमने जैसे कहा कि एक टाइम पीरियड है जिसके लिए आपकी जो बीम है, बीम ऑफ लेज़र है, वो क्या रहेगा, टेम्परली कोहेरेंट रहेगा। तो उस टाइम पीरियड में कुछ लेंथ भी आएगी, तो द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवर विच द टेम्परल कोहेरेंस इज मेंटेन, उसको हम कहेंगे कोहेरेंट लेंथ। जिस लेंथ के लिए टेम्परल कोहेरेंस मेंटेन रहता है वो लेंथ होगी आपकी कोहेरेंट लेंथ, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो होगा आपका कोहेरेंट टाइम। उसको रिलेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू सी is the velocity of light into temporal, जो उसका कोहेरेंस टाइम होगा वो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अब इसको मेज़र हम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी सोर्स का जो कोहेरेंट लेंथ है वो कितना होगा, उसको आप मेज़र कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर से। ये एक्सपेरिमेंट आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है पहले, फिर से क्या यहाँ पे क्या किया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। कि आपने कोई सोर्स लिया है लाइट का, यहाँ पे प्लेट लगाई है, ग्लास प्लेट, पार्शली रिफ्लेक्टिंग पार्शली ट्रांसमिटिंग है, यहाँ से गई, और ये एक मिरर यहाँ लगा है, एक मिरर यहाँ लगा है। जो M2 डैश है वो है इसकी इमेज। तो यहाँ से ये टेलीस्कोप है, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट मिरर है M1 और जो सेकंड मिरर की इमेज है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये थिन फिल्म की तरह बिहेव कर रही है, थिन फिल्म एयर फिल्म की तरह बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ से जो लाइट आ रही है उसको आप इंटरफेयर करके आपको क्या दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, मान लो कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन D है, किस किस के बीच में, फर्स्ट मिरर के बीच में, और जो इमेज बन रही है जो द सेकंड मिरर, उनके बीच में सेपरेशन D है। तो एक बार यहाँ से रे जाएगी फिर वापस आएगी, तो पाथ डिफरेंस जो एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी, जो रे M2 प्राइम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और जो M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दोनों में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2D का पाथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अगर ये पाथ डिफरेंस बहुत बहुत स्मॉल है, एल क्या है, हमारी कोहेरेंट लेंथ है, अगर इससे बहुत स्मॉल है यानी कि अभी वहाँ पे परफेक्ट कोहेरेंस है, तो आपको जो यहाँ पे कंट्रास्ट मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न में वो गुड कंट्रास्ट मिलेगा, अच्छा आपको दिखेगा कि ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रही है। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए कि 2D इज ग्रेटर देन L हो जाए, जो इनके बीच का सेपरेशन है वो ज़्यादा हो जाए, यानी
डबल ऑफ द सेपरेशन ज़्यादा हो जाए, यानी जो यहाँ से रेज आ रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कोहेरेंस लेंथ से ज़्यादा हो जाए तो आपको कंट्रास्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो नहीं मिलेगा। अब जैसे कि हमने पीछे के लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट, उसमें हमने देखा था कि हर एक सोर्स की अपनी एक बैंड विड्थ होती है जिसको हम फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा से मेजर करते हैं, डेल्टा न्यू होता है। तो इस लॉजिक के पीछे का कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे भी हमने एक लेज़र बीम को यहाँ पे रखा है, ठीक है, और इसकी भी क्या है, कुछ ना कुछ बैंड है। मान के चलो कि आपने यहाँ पे जो सोर्स यूज़ किया उसके पास दो वेवलेंथ है, λ1 एंड λ2 वेवलेंथ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाए, λ/2 का आ जाए, तभी कहते हैं ना कि एक का मैक्सिमा जब दूसरे के मिनिमा पे गिरेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर कंट्रास्ट हो जाएगा, यानी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न किस कंडीशन में मिलेगा, व्हेन 2D इज वेरी वेरी लेस देन L, ठीक है। तो हम मान के चलें कि एक हमारे पास λ1 लेंथ है और दूसरी लेंथ हमारे पास है λ2, उस वेवलेंथ के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, गुड कंट्रास्ट आपको कब देखने को मिलेगा, when this length is either is equal to n λ1, एक कंडीशन तो ये होगी, या फिर दूसरे केस में कहें और इट कैन बी इक्वल टू n प्लस हाफ λ2, ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, λ/2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है। λ/2 का आएगा तो ये क्रिटिकल कंडीशन है कि इसके बाद अगर इससे ज़्यादा आपने सेपरेशन बढ़ा दिया तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो नहीं देखने को मिलेगा। जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का होता है, तभी आपको जो है इंटरफेरेंस पैटर्न मिनिमा बनता है, वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इन दो टर्म से n की वैल्यू को निकाले तो वो आ जाएगी n/λ1, और इस n की वैल्यू को आप इसमें उठा के पुट कर दे तो हमारे पास कंडीशन है L इज इक्वल टू n प्लस हाफ λ2, इस तरीके से है। और यहाँ पे हमने लिख दिया n की जगह पे L/λ1, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू L/λ1 प्लस हाफ इंटू λ2, λ2 को इधर ले आइए, L/λ2 इज इक्वल टू L/λ1 प्लस हाफ। तो यहाँ से हम L की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, L/λ2 माइनस L/λ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, दिस इम्प्लाई L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा, दिस बिकम λ2 इंटू λ1/2 इंटू λ1 माइनस λ2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये तो हमने तब निकाला है जब आपके पास जो है ऐसा सोर्स है जिसमें दो ही वेवलेंथ है। बट अगर आप मान के चलो कि सोर्स में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेरी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये केस क्या हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मान लो कि आपकी जो पूरी जो विड्थ है वो कितनी है, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेरी करिए। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में जो वेवलेंथ है उसका मैक्सिमा जो सेकंड हाफ की वेवलेंथ उसके मिनिमा पे गिर रहा है एग्जैक्टली। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा है, आपको जो इंटेंसिटी है वो 0 मिल रही है क्योंकि यहाँ का मैक्सिमा यहाँ के मिनिमा पे गिर रहा है। तो ऐसा जब होगा तो आपको जो है जो दो क्लोजली यहाँ पे जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है इस सिचुएशन में कि इसमें यहाँ पे कोई वेवलेंथ ऐसी एग्जिस्ट कर रही है कि उसका मैक्सिमा और इधर के इसके साथ जो है λ/2 का डिफरेंस रखता है, जिसकी वजह से आपको पैटर्न नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, दैट λ2 इंटू λ1 को आप नियरली कह दो कि वो λ² है, और λ1 माइनस λ2 को आप कह सकते हैं कि वो डेल्टा λ/2 है, क्योंकि इसको जब λ प्लस डेल्टा λ को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक हिस्सा डेल्टा λ/2 आ जाएगा डिफरेंस। तो आप इसको लिख सकते हैं दैट L इज इक्वल टू λ² बाय और 2 इंटू डेल्टा λ/2, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू λ² बाय डेल्टा लैम्डा। तो ये तो आ गया है कि कोहेरेंस लेंथ को आप डेल्टा लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ न्यू, जो कि आपने यहाँ पे भी लिखा है कि एक डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी को आप डेल्टा न्यू बाय न्यू से मेजर कर सकते हैं। तो इसको न्यू की टर्म में ले जाइए। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर न्यू होता है, या फिर न्यू इज इक्वल टू क्या आता है, C ओवर लैम्डा। तो हम डेल्टा न्यू क्या लिख सकते हैं, -C ओवर λ² और डेल्टा
लैम्डा ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि आप अगर इसको रीअरेंज करके लिखो, मोड वैल्यू अगर लिखो यहाँ पे, तो लैम्डा स्क्वायर और डेल्टा जो लैम्डा है वो आ जाएगा सी ओवर डेल्टा न्यू के इक्वल आ जाएगा। उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास टर्म आ जाएगी एल इज इक्वल टू सी ओवर डेल्टा न्यू। यहाँ से आप कह सकते हैं कि दैट कोहेरेंस लेंथ आप मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा न्यू, और कह सकते हैं स्प्रेड ऑफ फ्रिक्वेंसी, या फिर कहें यू कैन मेजर विद द फैक्टर डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी, या फिर कहें मोनोक्रोमेटिसिटी। सिमिलर मैनर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी स्पेशल कोहेरेंस, और वो क्या मेजर करता है, साइज ऑफ द सोर्स को रिलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक सोर्स रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दो स्लिट बना दिए हैं S1 और S2। यहाँ से जो सेपरेशन है वो मान के चलो कि उतना ही सेपरेशन है सोर्स का स्लिट से जितना कि स्क्रीन का स्लिट से। ये भी D है और ये सेपरेशन भी जो है वो D ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। आपने क्या किया कि सोर्स को एक्सटेंड कर दिया है, सोर्स इतना एक्सटेंड हो गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और वो कितनी लेंथ है L। अभी जो एक्सट्रीम पॉइंट है S और S प्राइम, वो इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ से जब लाइट जा रही है S1 पे जा रही है, और यहाँ से जब जा रही है, दोनों की जो लाइट हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं एक दूसरे के साथ। बट यहाँ से जो लाइट जा रही है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही। S डैश S1 की लेंथ अलग है और S डैश S2 की लेंथ अलग है। तो यहाँ पे देखें जो डिफरेंस आएगा S डैश S2 माइनस S डैश S1, उसको आप किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमने निकालना है S प्राइम S2 माइनस S प्राइम S1। देखिए दो सिचुएशन है, जो S से पाथ डिफरेंस है वो तो इक्वल है, तो S की वजह से तो यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखें तो मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लाइट जो आ रही है वो इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। अगर S डैश से आने वाली लाइट्स जो कि S1 और S2 के थ्रू आ रही हैं एट O पे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि उनकी वजह से यहाँ पे मिनिमा बन जाए, तो जो पैटर्न आपको S की वजह से मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि S की वजह से अगर मैक्सिमा बन रहा है और S प्राइम की वजह से वहाँ पे मिनिमा बन रहा है, जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो मिनिमा की सिचुएशन कब बनेगी, जब इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हो, λ/2 का पाथ डिफरेंस हो, तभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे O पे स्क्रीन पे क्या बने, आपको मिनिमा मिले। तो हमें क्या निकालना है कि इनकी क्या वैल्यू होगी, S प्राइम S2 माइनस S प्राइम S1 की क्या वैल्यू होगी। इस डायग्राम से हम देख लेते हैं। पहले निकालते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S प्राइम S2 यहाँ पे है, तो देखिए S प्राइम, और ये ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ से ये पॉइंट और फिर यहाँ तक, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। तो ये डिस्टेंस हमारा L है और ये वाला डिस्टेंस है D/2, और ये डिस्टेंस क्या है D। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना आ जाएगा हमारा, दिस डिस्टेंस इज ये D² हो गया, D² प्लस ये कितना है L प्लस ये कितना रह जाएगा, टोटल D है तो ये कितना रह जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ऐसा हमने लिख दिया। अब हम D को बाहर निकाल लेंगे। अगर D को बाहर निकाल लिया तो ये बच जाएगा 1/D² बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा L प्लस D/2 का स्क्वायर, और सॉरी D² नहीं, ठीक है, और पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि पावर 1/2 है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस बिकम, बाहर D आ गया और अंदर D² हमने रख लिया। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा D1 + 1/2D² इंटू L प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अंदर सोल्व करेंगे तो दिस वन D प्लस 1/2D और L प्लस D/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया S प्राइम S2। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं S प्राइम, सिमिलरली S प्राइम S1 किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए इसके लिए अब आपने जो ट्रायंगल लेना है वो छोटे वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है। तो ये लेंथ कितनी होगी, देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा है D/2 और ये वाला डिस्टेंस हमारा है L। तो D/2 में से L को माइनस कर देंगे तो ये छोटी वाली लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास ये सेपरेशन आ जाएगा, दिस D² प्लस L माइनस D/2 माइनस L। तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं
पावर 1/2। तो ये सेपरेशन आपका क्या आ जाएगा, एस प्राइम S1। और सिमिलर मैनर में जैसे हमने ऊपर किया है, बायनॉमिनली एक्सपेंड किया, पहले डी को कॉमन ले लेते हैं, डी को आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस D/2 माइनस L स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर पावर 1/2। बायनॉमिनली एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, D इंटू 1 प्लस 1/2D 2D स्क्वेयर D/2 माइनस L होल स्क्वेयर, और ये आ जाएगा D प्लस 1/2D D/2 माइनस L होल स्क्वेयर। ये आ जाएगा S प्राइम S1। ठीक है, आपने दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा S प्राइम S2 माइनस S प्राइम S1 इज इक्वल टू, देखिए D से तो D कैंसिल हो जाएगा, इन यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा, सोल्व कर लेना आप, यही आएगा LD/D। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे मिनिमा बनना चाहिए, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा और 2 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, दैट दिस इम्प्लाई फॉर मिनिमा कंडीशन क्या बनेगी, L स्मॉल d और कैपिटल D मस्ट बी इक्वल टू λ/2, और यू कैन से L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से L इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D/2L 2D। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा क्या था, एक्सटेंडेड सोर्स था ना, एक्सटेंडेड सोर्स इस तरीके से था जिसमें हर एक पॉइंट जो है इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि गुड कंट्रास्ट कब बनेगा, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ पे आपका इसकी वजह से जहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, और एस प्राइम की वजह से वहाँ पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रही है, तो एक्सट्रीम पॉइंट है। तो सिचुएशन जब आपको गुड कंट्रास्ट चाहिए तो उसके लिए क्या, फॉर गुड कंट्रास्ट सिचुएशन क्या होनी चाहिए, फॉर गुड कंट्रास्ट L शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन L कैपिटल D/स्मॉल d, ऐसा होना चाहिए। या फिर हम कहें कि गुड कंट्रास्ट के लिए जो स्लिट है उसकी विड्थ, जो स्लिट की विड्थ है, स्लिट विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्लिट विड्थ को हमने D से किया है तो D शुड बी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा कैपिटल D और स्मॉल l होनी चाहिए। और जो लैम्डा और l है, इस फैक्टर को अगर आप डिफाइन कर दें, दैट लैम्डा और कैपिटल D को हम डिफाइन कर दे थीटा से, इस फैक्टर को थीटा से डिफाइन कर दे, थीटा क्या हो जाएगा, वो एंगल जो कि सोर्स के ऊपर, जो कि सोर्स जो है स्लिट के ऊपर बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है उसको हमने L/कैपिटल D से बता दिया। तो हम कहेंगे कि फॉर गुड कंट्रास्ट स्लिट विड्थ शुड बी वेरी वेरी लेस देन λ/थीटा, ऐसी होनी चाहिए। और अगर आप सन के केस में इसको निकालें तो फॉर सन दिस फैक्टर इज इक्वल टू, जो एंगल आता है फॉर सन के केस में अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो ये एंगल आता है 32 मिनट, और इसके लिए अगर आप इसको लैम्डा ओवर कैपिटल थीटा को सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.005 सेंटीमीटर, इतना निकल के आएगा। यानी कि अगर आप वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाते हैं जिसकी जो वेवलेंथ है सन के केस में वो है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये कोई फ़िल्टर की वेवलेंथ आपने यूज़ की, इसके लिए λ/थीटा की वैल्यू निकाली, यानी कि स्मॉल d की वैल्यू निकाली, तो ये आई है। जो आप अगर आप 2 स्लिट लेते हैं उसकी विड्थ इससे बहुत बहुत कम रखते हैं तो आपको सन की वजह से गुड कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो इससे हमने देखा कि कैसे एक स्पेशल कोहेरेंस की कंडीशन आपको बताती है कि आपका जो साइज है सोर्स का वो कितना होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।